10 भारत में नगरीकरण चैप्टर 8 देखते हैं। हड़प्पा के नगरीय समाज। परिचय। नगर में लोग विभिन्न स्थानों, विभिन्न जातियों से आते हैं, इसलिए सामाजिकता के मध्य अनेक प्रकार की असमानताएं दिखाई देती हैं। विभिन्न दृष्टियों से यहाँ विभाज्यता दिखाई देती हैं। विभिन्न दृष्टियों से यहाँ विजातीय दिखाई देती हैं, जो केंद्रीकरण के कारण पैदा होती है। यहाँ विभिन्न संगोत्र के लोग होते हैं। वस्तुतः नगरीय स्थानों में लोगों के संबंध अपने पैतृक समाज से अलग प्रकार के होते हैं, अर्थात अपरिचितों के बीच संबंध होता है। नगरीय समाज संबंध दूर के होते हैं, इसलिए उनके बीच तालमेल सुदृढ़ नहीं होता। जिस प्रकार नगर का इतिहास लिखित स्रोतों पर आधारित होता है, वहाँ नगरीय परिवेश में संबंधों की प्रकृति को समझना सरल होता है, परंतु पुरातात्विक स्रोत इस संबंध में विशेष सहायता नहीं करते हैं। इसलिए हड़प्पा के नगरीय इतिहास पुरातात्विक स्रोतों पर आधारित है। फिर कुछ अप्रत्यक्ष स्रोतों से यह जानकारी भी प्राप्त हो जाती है कि व्यक्तियों और समुदायों के बीच स्तर का क्या अंतर होता है। व्यक्तिगत, आवासीय, व्यावसायिक, शिल्पकृतियों के प्रयोग आदि सूचकों से भी जातीयता को आसानी से पहचाना जा सकता है। अध्याय का विहंगावलोकन करते हैं। सामाजिक विभेद के स्तरों के रूप में घर। पुरातत्वविदों का विचार है कि घरों के आकार, निर्माण पैटर्न, घरों की संरचना और उसकी अवस्थिति के आधार पर सामाजिक भेद का पता लगाया जा सकता है। प्रायः बड़े आकार के घर संपत्ति या सामाजिक हैसियत के सूचक होते हैं। बड़े आकार। हड़प्पा के उत्खननकर्ता एम.एस. वत्स ने अन्य घरों के विपरीत कतिपय कच्ची झोपड़ियों को मजदूर का घर कहा। दूसरे तल वाला घर, नाली युक्त सुविधा, अच्छे फर्श वाले स्नानागार, कुएं की मौजूदगी सामाजिक हैसियत के सूचक हैं। मिशेल जॉनसन और जर्मनी के पुरातत्वविदों के दल ने मोहनजोदड़ो से मिले साक्ष्यों के आधार पर कमरों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया। प्रवेश कमरे, पारगमन कमरे और अंतिम कमरे। प्रवेश कमरे से व्यक्ति घर में प्रवेश करता है। पारगमन कमरे से एक से अधिक दरवाजे होते हैं और इनसे एक कमरे से दूसरे कमरे में जाया जा सकता है। अंतिम कमरे में एक दरवाजा होता है। वह स्नानागार, भंडारगृह या व्यक्तिगत कमरा हो सकता है। प्रायः केंद्र में बड़े क्षेत्र को लगभग आंगन माना गया है, जिसमें ऊपर छत नहीं होती थी। इसके अलावा अन्य कमरों की सरलता से पहचान नहीं की जा सकती। विद्वानों ने कमरे के नक्शे से हड़प्पा के निवासियों के निजी या व्यक्तिगत स्थान की धारणा की व्याख्या करने का प्रयास किया। अंतिम कमरे निश्चित रूप से निजी थे, शायद अपने कार्यों जैसे स्नानागार, शौचालय के रूप में उनके प्रयोग या भंडारण के लिए काम में लाए जाते थे। आंगन में संभवतः अधिकांश कार्यकलाप किए जाते थे। अधिकांश कार्य महिलाएं करती थी, परंतु यह नहीं माना गया कि आंगन महिलाओं के लिए विशेष प्रयोजन के लिए थे। हड़प्पा के घरों में पूरा दिखाई देती थी। पानी के लिए कुएं थे, जिसका प्रयोग सार्वजनिक भी हो सकता था। घरों में पक्का स्नानागार, शौचालय और नालियां थी, जो सार्वजनिक नालियों से जुड़ी थी। सामाजिक भेदों को कमरों की सापेक्षिक अवस्थिति से पहचाना जा सकता है। घरों के अंदर मिलने वाले सामान भी सामाजिक अंतरों को उजागर करते हैं। सामग्रियों एवं शिल्प कृतियों में विविधता दिखाई देती है। उपयोग का नृवैज्ञानिक परिदृश्य।
नृवैज्ञानिक ने प्रमाणित किया है कि बहुमूल्य वस्तुएं जब व्यक्ति विशेष के हाथ में आती है तो उनका उपयोग निर्वाह वस्तुओं के विनिमय से नहीं किया जा सकता। एलिजाबेथ ब्रूमफील्ड का विचार है कि संभ्रांत वस्तुओं का उपयोगितावादी वस्तुओं में परिवर्तन हो सकता है, किंतु केवल बाजार की परिस्थितियों से संपदा वस्तुओं का उत्पादन विशेषज्ञ द्वारा किया जा सकता है, जो या तो सम्राट के हाथों से जुड़े थे या स्वतंत्र थे। संपदा या सम्मान की वस्तुएं लेन देन के माध्यम से भी अधीनस्थों से श्रेष्ठों को हस्तांतरित हो सकती थी। मानव विज्ञान की दृष्टि से इस की वस्तुओं से उत्पादन को श्रेणीबद्ध या स्तरीकृत समाज के साथ अधिक संबंधित देखा गया था। क्लार्क और पेरी ने इन वस्तुओं को अतिवृद्धि वस्तुएं कहा है। ये दुर्लभ सामग्रियां थी और इनमें जटिल तकनीकी का प्रयोग किया गया था। वस्तुओं के उत्पादन केंद्र और इसके पाने के स्थान या संदर्भ सीमित होते थे। एक पुरातत्वविद के सामने इस प्रकार अन्य समस्याएं भी होती थी, जैसे नष्ट होने वाली सामग्रियों से बनी बहुमूल्य वस्तुओं के साथ व्यवहार। पुरातात्विक दृष्टि से वस्त्र सुरक्षित रूप से प्राप्त नहीं होते थे, जिसमें पुरातत्व के विद्वानों को प्राचीन लेन देन में इनकी भूमिका सुनिश्चित करने में बाधा उत्पन्न होती थी। संभ्रांत में विशेष उपयोग वस्तुएं के प्रयोग को हैसियत का निर्धारक माना गया है। बहुमूल्य वस्तु के मिलने के स्थान प्राय ऐसी शिल्प कृतियां को केंद्रीकृत दर्शाते हैं। एस आर बिस्ट ने बनावली में एक व्यापारी के घर और एक आभूषण विक्रेता के घर की पहचान प्राप्त शिल्प कृतियों के आधार पर की है, परंतु साधारण निवासियों की आवास में भी बहुमूल्य शिल्प कृतियां मिली हैं। इस प्रकार संभ्रांत वस्तुओं के पाए जाने के स्थल और कथित संभ्रांत क्षेत्रों में कोई संबंध नहीं दिखाई देता। इस प्रकार बहुमूल्य वस्तुओं का संबंध केवल नगरीय केंद्र से नहीं है। वस्तुएं छोटे केंद्रों में भी पाई जा सकती हैं। शिल्प कृतियों पर ध्यान दिया जाए तो ऐसा प्रतीत नहीं होता कि वे ग्रामीण हैं होंगे। जैसे दक्षिणी सिंध में अलादीनो स्थल से प्राप्त संग्रह में सोने और चांदी के आभूषणों के खजाना शामिल हैं, जहां नालियां और कुएं जैसी सुविधाएं भी थी। विशेषज्ञता और विशेषज्ञ शिल्प उत्पादन में विशेषज्ञता महत्वपूर्ण है। विशेषज्ञता की कई श्रेणियां और प्रकार हैं। यह पूर्णकालिक या अल्पकालिक हो सकता है। संभ्रांत या विलासितापूर्ण वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञ ही करते थे, जबकि उपयोगितावादी वस्तुओं को स्वतंत्र कारीगर बनाते थे। उल्लेखनीय विशेषज्ञता और नगरवाद के मध्य आपसी संबंध था। किसी भी प्रकार की नगर जनसंख्या अधिक होती थी किसी भी नगर की जनसंख्या अधिक होती है, इसकी वस्तुओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त उत्पादन की जरूरत होती है, जो विशेषज्ञता के द्वारा ही संभव है। इसमें उप विशेषज्ञता भी मदद होती है। विलासितापूर्ण वस्तुओं की मांग सीमित होती है, इसलिए उत्पादन भी सीमित होता है। हड़प्पा सभ्यता में ये वस्तुएं नगरीय केंद्रों और छोटे केंद्रों दोनों पर बनती हैं। जोधपुर में अनेक शिल्प प्रचलन में था। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त शिल्प विशेषज्ञ संबंधी साक्ष्यों से यह नहीं पता चलता कि इन स्थानों से जुड़े लोग विशेषज्ञ थे या संभ्रांत थे। समाधान प्रथाएं। हड़प्पा संस्कृति के लोग में मिस्र और मेसोपोटामिया के समान समाधान और कब्र की वस्तुओं के माध्यम से सामाजिक असमानता नहीं दिखाई देती। अधिकांश शव गड्ढों में प्राय लंबवत रखे गए थे और सिर के पास मृतभांड रखे गए थे। शायद इसलिए कब्र का गड्ढा सिर के पास चौड़ा होता था। हड़प्पा में कब्र में मृत भांडों की संख्या 2 से 40 तक और औसतन 15 से 20 होती थी। मार्टिन व्हीलर को खुदाई में महिला का ताबूत मिला था। कब्र में उनके आभूषण भी थे। उनके अनुसार इस प्रकार की कब्र मेसोपोटामिया में भी मिली है। जोनाथन केनोयर बताते हैं कि कुछ मामलों में महिलाओं के शवों के साथ कांसे का दर्पण, शंखाकार पत्थर मिले हैं।
रीटा राइट के अनुसार मृत भांड की आकृति एक रूपता और अलंकृत मोटिफ के मानक से ज्ञात होता है कि अनेक कब्रों में पाए गए मृत भांड ही कुम्हार द्वारा बनाए गए थे। कालीबंगा में 3 प्रकार के सावधान मिले हैं जो एक ही समय में प्रचलन में थे, जहां सावधान समूह में भी मिले हैं। कब्र की वस्तु में मृत भांड, सीपी की चूड़ियां और मनके तांबे के दर्पण मिले हैं। व्यक्तिगत सावधानों में पात्रों की संख्या में पर्याप्त भिन्नता है। पॉल रिचमैन ने सावधानों में निजी मूल्यों और सार्वजनिक प्रदर्शनों के तत्वों के आधार पर भेद प्रकट किया है। हड़प्पा सावधान में संपत्ति नहीं मिली है। रिचमैन को संपत्ति की ऐसी श्रेणियों पर सम्राट द्वारा एकाधिकार करने के साक्ष्य नहीं मिले हैं। संगोत्र संबंधों और जातियों के विषय में पुरातात्विक स्रोतों से विशेष जानकारी नहीं मिलती। जिम शेफर लिचटेनस्टाइन ने प्रारंभिक हड़प्पा समाज में जातीय समूहों का अर्थ निकालने का प्रयास किया। उन्होंने स्पष्ट सिरामिक शैलियों के माध्यम से ऐसी सीमाओं के रेखांकन के लिए स्थूल सांस्कृतिक लक्षणों के प्रयोग किए, परंतु उनका यह प्रयोग संदिग्ध है। सोरेन रत्नागर कहती हैं कि वंशानुक्रम स्थानीय समुदाय या कार्यात्मक रूप से विशेषीकृत समूह या भूधारक सत्ता के रूप में जीवित रह सकता है। विशाल स्मारकीय भवनों जैसे क्रमशः पिरामिडों और मंदिरों या महलों के निर्माण में मिस्र और मेसोपोटामिया दोनों में समुदाय या संगोत्र सम का प्रयोग किया गया था। इसकी पुष्टि लिखित अभिलेख रसद देने की प्रणाली से हो सकती है। यह प्रणाली श्रमिकों को उनके श्रम का भुगतान करने के लिए विकसित हुई। कतिपय विचार विवादास्पद है कि क्या हड़प्पा समाज बाद में समाजों की भांति जाति समाज के अनुसार संगठित था। जाति विभाजन जन्म और आजीविका की प्रथाओं की विशेष परिस्थितियों से उत्पन्न होता है। केनोयर ने लिखा है कि कुम्हार अपने पूर्वजों की भांति ही एक स्थान पर रहने वाले वंशानुगत विशेषज्ञ रहे होंगे। मृतभांड निर्माण एक कुटीर उद्योग की भांति संगठित रहा होगा। इस शिल्प के बाद यह क्षेत्र बृहद पत्थर के बने चूड़ी उत्पादों का निर्माण केंद्र था, जो इस क्षेत्र के पूर्व निवासियों द्वारा इस क्षेत्र का परित्याग कर दिए जाने के पश्चात बड़ी मात्रा में मौजूद था। इसके बाद भी शिल्प में परिवर्तन हुआ। प्रायः यह देखा गया है कि और स्पष्ट संदेश दिखते हैं जो कि स्थानिक रूप से ध्यान देने योग्य है। इसके विपरीत बीजातीय समुदायों के साक्ष्य इनकी विरोधाभासी प्रकृति के कारण उपेक्षित कर दिए जाते हैं। हड़प्पा सामाजिक राजनीतिक संगठन के विषय में वाल्टर फेयर सर्विस ने लिखा है कि हड़प्पा का राजनीतिक संगठन राज्य की अपेक्षा मुख्य तंत्र था। केनोयर के प्रमुख हड़प्पा नगर पृथक हड़प्पा नगर राज्य केंद्रों को निरूपित करता है। केनोयर प्रमुख हड़प्पा नगर पृथक हड़प्पा नगर राज्य केंद्रों को निरूपित करते हैं। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में किलेबंद टीलों पर प्रतिस्पर्धी राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक वर्गों के लोगों के रहते हैं। सोरेन रत्नागर इससे अलग बताती हैं। हड़प्पा क्षेत्र संभवतः एक राजनीतिक सत्ता जिसका केंद्र शायद मोहनजोदड़ो था या उसके अधीन था। हड़प्पा के समाधानों के तरीके, उनके विश्वास और सामाजिक भिन्नता के संबंध में हमें कौन सी जानकारी उपलब्ध कराते हैं? हड़प्पा से प्राप्त साक्ष्यों में अधिकांश शव लंबवत रखे गए थे। ये साक्ष्य मिस्र, मेसोपोटामिया या चीन जैसी अन्य कांस्यकालीन संस्कृतियों के समान कब्रों की वस्तुओं के माध्यम से सामाजिक असमानता को प्रदर्शित नहीं करते हैं। शव के साथ सिर के और पांव के समीप भी तथा कभी कभी शव के नीचे भी व्यवस्थित रूप से मृतभांड रखे गए हैं। कब्र के पास गड्ढा अधिक चौड़ा होता था। हड़प्पा में शवों के साथ भांडों की संख्या 2 से 40 तक होती थी। कभी कभी शवों के लिए ईंट की कतार वाली कब्रें या लकड़ी के ताबूत का प्रयोग भी किया गए थे। मार्टिन हिलर द्वारा खोदी गई एक कब्र में महिला का ताबूत सावधान मिला। इस प्रकार के ताबूत सामाजिक असमानता के प्रतीक हैं। हड़प्पा के समाधानों में कभी कभी शवों के साथ व्यक्तिगत आभूषण पाए जाते हैं। जोनाथन केनोयर
को वयस्क महिलाओं के सावधान के साथ कटे शंखाकार पत्थर के पेंडेंट मिले थे। उनके अनुसार यह सुरक्षा की दृष्टि से या व्यक्तिगत अनुष्ठान के रूप में पहनी जाती थी। महिलाओं के शवों के पास कार्नेलियन, लाजवर्द व तांबे के मनके कांसे के दर्पण भी मिले हैं। ए.के. शर्मा ने कालीबंगा में 3 अलग अलग प्रकार की समाधानों का उल्लेख किया है। प्रथम आकार में आयताकार गड्ढों में कब्र की वस्तुओं के साथ शव को दफनाया गया। दूसरे में समाधान में मृतभांड वृत्ताकार गड्ढे में रखे गए थे। तीसरे में आयताकार दीर्घ वृत्ताकार गहरे गड्ढे में अनेक हड़प्पा पात्र मिले हैं। शर्मा को प्राप्त समाधान समूह में थे और उन्हें महसूस किया गया कि अलग अलग समूह अलग अलग कुलों या परिवार के लिए थे। उनके अनुसार कब्र की वस्तु में मृतभांड, सीपी की चूड़ियाँ, मनके, हड्डी के सुए और तांबे के दर्पण मिले हैं। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में संपत्ति के विषय में पॉल रिसमैन ने विचार किया कि उन्होंने निजी मूल्यों के प्रतीक खजानों और सार्वजनिक प्रदर्शन के तत्वों वाले हड़प्पा के समाधान में भेद किया। सामग्रियों के प्रकारों से पता चलता है कि दोनों के ही अधिकार क्षेत्र भिन्न थे।